एडमिरल नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के 23वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। पाक बहरिया की तब्दीली कमांड की पुरवकार तकरीब PNS जफर इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान आज़म ने पाक बहरिया की कमान एडमिरल नवीद अशरफ के हवाले की। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल रिटायर्ड अमजद खान न्याजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ ने तकरीब से अलविदाई खिताब करते हुए नए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को मुबारकबाद पेश की। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने 1979 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल किया। एडमिरल नवीद अशरफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, अमरीकी नेवल वॉर कॉलेज और बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से फारिग तहसील हैं। अहम कमांड और स्टाफ ओहदों पर काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। एडमिरल नवीद अशरफ कमांडर पाकिस्तान फ्लैट और कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी के फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची का दौरा, निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के हमरा सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत। कहा, गैर कानूनी कार्रवाइयों की वजह से मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। आर्मी चीफ को गैर कानूनी मकीम गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने और गैर मुल्की करेंसी को रेगुलराइज करने के हवाले से प्लान पर भी ब्रीफिंग दी गई। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के अस्करी विंग के सरबराह का इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का ऐलान। 5000 मिसाइल दागने का दावा कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सरबराह मोहम्मद ज़ैफ ने अपने बयान में कहा कि ये जमीन पर आखिरी कब्जे को खत्म करने की सबसे बड़ी जंग का दिन है। हमने ये कहने का फैसला कर लिया कि अब बस बहुत हो चुका। हमने गासिब इसराइल के तमाम जराइम का सिलसिला खत्म करने का फैसला किया है। उनकी बिला एहतसाब इश्तियाल अंगेजी का वक्त खत्म हो चुका है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम धमाके से उड़ाने की धमकी। भारतीय पुलिस को ईमेल के जरिए धमकी में दहशतगर्दों ने 500 करोड़ रुपए देने और गैंगस्टर रवि बिश्नोई को रिहा करने का मुतालबा किया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि दहशतगर्दों की जानिब से कहा गया कि स्टेडियम पर हमले के लिए बंदे भी तैनात कर दिए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी उड़ाएंगे। भारत में सब कुछ बेचा जाता है, हमने भी कुछ खरीदा है। आप जितनी मर्जी सिक्योरिटी में रहें, हमसे बच नहीं सकते। दहशतगर्दी और मुजरिमाना कार्रवाइयों में अफगान मोबाइल सिमों के इस्तेमाल का इंकशाफ। हसास अदारों ने सरहदी इलाकों में अफगान सिमों के इस्तेमाल पर पाबंदी की सिफारिश कर दी। दहशतगर्द अफगान सिम्स को व्हाट्सएप समेत दीगर ऐप्स चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुजरिमों की जानिब से निगरानी और शनाख्त छुपाने के लिए भी अफगान सिम्स इस्तेमाल की जाती हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर कानूनी अफगान खानदानों के इनखला का सिलसिला जारी है। 2 रोज में 60 खानदान अफगानिस्तान वापस लौट गए। असिस्टेंट डायरेक्टर अफगान कमिश्नरेट ने बताया कि 2 रोज में तूरखम से 554 अफराद अफगानिस्तान जा चुके हैं। कराची के लिए बिजली 4 रुपए फी यूनिट तक महंगी करने का ऐलान। नेपरा के फैसले के बाद पावर डिवीजन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा गुज़श्ता माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि के इलेक्ट्रिक सार्फिन से इजाफी वसूलियां अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। के इलेक्ट्रिक के लिए फी यूनिट बिजली 1 रुपए से 4 रुपए महंगी की गई है। सूबा पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 177 नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक रवां साल पंजाब में डेंगू के 5326 मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें से लाहौर में 2078 केसेस सामने आए हैं। सेक्रेटरी सेहत के मुताबिक पंजाब में इस वक्त डेंगू के 126 मरीज अस्पताल में ज़ेर इलाज है।
خواتین کے حقوق کی بازیابی کے لیے کوشاں ایرانی قیدی وکیل نرگس محمدی نے 2023 کا امن نوبل انعام جیت لیا۔ انہوں نے خواتین کے حقوق اور سزائے موت کے خاتمے کے لیے مہم چلائی۔ نرگس محمدی اس وقت تہران کی ایون جیل میں تقریباً 12 سال قید کی متعدد سزائیں کاٹ رہی ہیں۔ بھارتی ریاست سکم میں طوفانی بارش اور سیلاب، ہلاکتوں کی تعداد 42 ہو گئی۔ لاپتہ ہونے والے متعدد افراد کی تلاش تاحال جاری ہے۔ اور آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، نیدرلینڈز کو 81 رن سے شکست دے دی۔ 288 رنز کے ہدف کے تعاقب میں نیدرلینڈ کی پوری ٹیم 41 اوورز میں 205 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ساؤتھ شکیل نے 52 گیندوں پر 68 کی اننگز کھیل کر مین آف دی میچ کا ایوارڈ جیت لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں علینا مظفر۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ ایڈمرل نوید اشرف نے پاک بحریہ کے 23ویں سربراہ کی حیثیت سے کمان سنبھال لی ہے۔ پاک بحریہ کی تبدیلی کمانڈ کی پروقار تقریب پی این ایس ظفر اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی کمان ایڈمرل نوید اشرف کے حوالے کی۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے سبکدوش ہونے والے نیول چیف ایڈمرل ریٹائرڈ امجد خان نیازی کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ اس موقع پر سبکدوش ہونے والے نیول چیف نے تقریب سے الوداعی خطاب کرتے ہوئے نئے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو مبارکباد پیش کی اور پاک بحریہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیتوں پر بھی روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نیوی کی کمانڈ کرنا میرے لیے بڑا اعزاز تھا۔ اللہ کا شکر جس نے نیوی میں خدمات سر انجام دینے کا موقع دیا۔ پاک بحریہ ملکی دفاع کے لیے مضبوط اور بہترین ادارہ ہے۔ پاک بحریہ ہم پیشہ ورانہ اور بھرپور صلاحیتوں کی حامل ہے۔ پاک بحریہ کا شمار دنیا کی بہترین بحری افواج میں ہوتا ہے۔ سابق نیول چیف نے مزید کہا کہ گزشتہ سیلاب سے پاکستان کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا۔ سیلابی صورتحال میں بھی پاک بحریہ کا کردار کلیدی رہا ہے۔ کورونا وبا کے دوران پوری دنیا کی معیشت کو بحران کا سامنا رہا۔ بعد ازاں ایڈمرل ریٹائرڈ چیف امجد خان نیازی نے ایڈمرل نوید اشرف کو پاک بحریہ کی کمان سونپی، جس کے بعد ایڈمرل نوید اشرف پاک بحریہ کے 23ویں سربراہ بن گئے ہیں۔ ایڈمرل نوید اشرف نے 1979 میں پاک بحریہ کی آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا۔ وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد، امریکی نیول وار کالج اور برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے فارغ التحصیل ہیں۔ عام کمانڈ اور سٹاف عہدوں پر کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ایڈمرل نوید اشرف کمانڈر پاکستان فلیٹ اور کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ایڈمرل نوید اشرف ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف، ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف، ڈپٹی چیف آف نیول سٹاف ایڈمن اور ڈپٹی پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ اس عہدے پر فائز ہونے سے قبل ایڈمرل نوید اشرف اس وقت نیول ہیڈ کوارٹرز میں چیف آف سٹاف کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ایڈمرل نوید اشرف کو غیر معمولی پیشہ ورانہ خدمات اور بہادری کے اعتراف میں ہلال امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ایڈمرل نوید اشرف کو پاکستان بحریہ کی کمان سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ سابق وزیر اعظم نے ایڈمرل نوید اشرف کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بحریہ پاکستان کی مسلح افواج کا ایک طاقتور اور اہم حصہ ہے، جس کا شاندار ماضی اور تابناک مستقبل ہے۔ دعا ہے کہ ایڈمرل نوید اشرف کی قیادت میں پاک بحریہ مزید مضبوط ہو،
صدر مسلم لیگ نون نے پاک بحریہ اور ملک کے لیے خدمات پر سبکدوش ہونے والے ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے بھی ایڈمرل نوید اشرف کو پاک بحریہ کی کمان سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ معیشت کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کے خلاف ایکشن جاری رہے گا۔ پاکستان فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کراچی کا دورہ کیا، جہاں کور کمانڈر کراچی نے ان کا استقبال کیا۔ آرمی چیف نے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے ہمراہ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ آرمی چیف کو نیشنل ایکشن پلان، کچے میں آپریشن اور سی پیک میں کام کرنے والے غیر ملکی شہریوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کو غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو واپس بھجوانے اور غیر ملکی کرنسی کو ریگولرائز کرنے کے حوالے سے پلان پر بھی بریف کیا گیا۔ اجلاس میں آرمی چیف نے تاریخی اقدامات کے فائدہ مند اثرات کے لیے تمام متعلقہ محکموں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ شرکاء کا کہنا تھا کہ ریاستی ادارے، سرکاری محکمے اور عوام صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہے۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ غیر قانونی کارروائیوں کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سیکیورٹی ادارے غیر قانونی اقدامات کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ نے اسرائیل کے خلاف بڑی کارروائی کرنے کا اعلان کرتے ہوئے 5000 میزائل داغنے کا دعویٰ کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کے عسکری ونگ کے کمانڈر محمد ضعیف ابو خالد کی طرف سے جاری بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آپریشن طوفان القصا میں اسرائیل پر 5000 میزائل داغے جا رہے ہیں، جبکہ اس کارروائی میں ایک اسرائیلی خاتون کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ سربراہ محمد ضیف نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ زمین پر آخری قبضے کو ختم کرنے کی سب سے بڑی جنگ کا دن ہے۔ ہم نے یہ کہنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب بس بہت ہو چکا۔ ہم نے غاصب اسرائیل کے تمام جرائم کا سلسلہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کی بلا احتساب اشتعال انگیزی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم کو بم دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ بھارتی پولیس کو ای میل کے ذریعے دھمکی میں دہشت گردوں نے 500 کروڑ روپے دینے اور گینگسٹر روی پشنوئی کو رہا کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی جانب سے کہا گیا کہ اسٹیڈیم پر حملے کے لیے بندے بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اڑائیں گے۔ بھارت میں سب کچھ بیچا جاتا ہے، ہم نے بھی کچھ خریدنا ہے۔ آپ جتنی مرضی سیکیورٹی میں رہیں، ہم سے بچ نہیں سکتے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے محفوظ ہیں، آپ ہم سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اس دھمکی امیز ای میل کے بعد احمد آباد سمیت باقی جگہوں پر بھی تمام سیکیورٹی ایجنسیز کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ جس آئی ڈی سے یہ ای میل آئی ہے، اسے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی مقدمات کی تفصیلات لینے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم 12 اکتوبر کو بشریٰ بی بی کی درخواست پر سماعت کریں گی۔ عدالت نے فریقین سے جواب طلب کر رکھا ہے۔ بشریٰ بی بی نے 22 جون کے بعد درج مقدمات کی تفصیلات لینے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ وفاقی حکومت کے فیصلے کے بعد ملک کے مختلف علاقوں میں رہائش پذیر افغان خاندانوں کے انخلا کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ تورخم سرحد پر تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹر افغان کمشنریٹ خیبر پختونخوا محمد عمران کے مطابق ملک کے مختلف حصوں میں غیر قانونی رہائش پذیر افغان خاندانوں کے انخلا کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آج 30 افغان خاندانوں کو لے کر 16 ٹرکس تورخم سرحد پہنچ گئے، جہاں قانونی تقاضے پورے ہونے کے بعد افغانستان جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر افغان کمشنریٹ کے مطابق افغان جانے والے یہ 30 خاندان 204 افراد پر مشتمل ہے، جس میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے مزید بتایا کہ گزشتہ 2 روز میں تورخم سرحد گزرگاہ سے
60 خاندانوں پر مشتمل 554 افراد افغانستان جا چکے ہیں۔ ضلع نارووال کی تحصیل شکر گڑھ میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران غیر قانونی مقیم 21 غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت کی ہدایت پر شکر گڑھ میں بھی غیر قانونی طور پر مقیم باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سیٹی تھانے کی حدود سے 21 غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کیا گیا۔ ڈی ایس پی سرکل شکر گڑھ نے بتایا کہ کریک ڈاؤن ریاض مارکیٹ، دین پور روڈ کے علاقوں میں کیا گیا۔ غیر ملکی باشندے غیر قانونی طور پر شکر گڑھ میں مقیم تھے۔ ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ غیر ملکی باشندوں پر فارن ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ کراچی کے لیے بجلی 4 روپے فی یونٹ تک مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا کے فیصلے کے بعد پاور ڈویژن نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافہ گزشتہ مالی سال کی پہلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ کے الیکٹرک صارفین سے اضافی وصولیاں اکتوبر اور نومبر 2023 میں کی جائیں گی۔ کے الیکٹرک کے لیے فی یونٹ بجلی 1 روپے سے 4 روپے مہنگی کی گئی ہے۔ صوبہ پنجاب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 177 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق رواں سال پنجاب میں ڈینگی کے 5326 مریض رپورٹ ہوئے، جن میں سے لاہور میں 2078 کیسز سامنے آئے ہیں۔ سیکرٹری صحت کے مطابق پنجاب میں اس وقت ڈینگی کے 126 مریض ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ سیکرٹری صحت پنجاب کا بتانا ہے کہ لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 52 مریض زیر علاج ہیں۔ خواتین کے حقوق کی بازیابی کے لیے کوشاں قیدی وکیل نرگس محمدی نے 2023 کا امن کا نوبل انعام جیت لیا ہے۔ انسانی حقوق کے سرکردہ ایرانی کارکنان میں سے ایک نرگس محمدی بھی ہے، جنہوں نے خواتین کے حقوق اور سزائے موت کے خاتمے کے لیے مہم چلائی۔ نرگس محمدی کو آزادی کی مجاہدہ کے طور پر سراہتے ہوئے ناروے کی نوبل کمیٹی کے سربراہ نے اپنی تقریر کا آغاز فارسی میں زن زندگی آزادی کے الفاظ سے کیا تھا، جو ایرانی حکومت کے خلاف پرامن احتجاج کے نعروں میں سے ایک ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم فرنٹ لائن ڈیفینڈرز کے مطابق نرگس محمدی اس وقت تہران کی ایون جیل میں تقریباً 12 سال قید کی متعدد سزائیں کاٹ رہی ہیں۔ بھارت میں ہونے والے ون ڈے ورلڈ کپ کے تیسرے میچ میں افغانستان کی بنگال ٹائگرز کے خلاف پوری ٹیم 156 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ قبل ازیں ورلڈ کپ کے تیسرے میچ میں آج افغانستان اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں دھرمشالہ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہیں۔ بنگلہ دیش نے افغانستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ میچ میں افغان ٹیم کی قیادت حشمت اللہ شاہدی، جبکہ بنگلہ دیشی ٹیم کی قیادت شکیپ الحسن کر رہے ہیں۔ شکیپ الحسن نے ٹاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس گراؤنڈ میں ابتدائی طور پر فاسٹ بالر کو کچھ مدد مل سکتی ہے۔ ہمارے پاس اچھی کارکردگی دکھانے والی ٹیم ہے، اچھی شروعات کرنا ضروری ہے۔ ورلڈ کپ 2023 کے دوسرے میچ میں پاکستان نے نیدرلینڈز کو 81 رن سے شکست دے کر میگا ایونٹ میں اپنی مہم کا آغاز فتح کے ساتھ کر دیا ہے۔ نیدرلینڈز کی ٹیم 288 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 205 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ نیو قومی ٹیم نے پہلے میچ میں 81 رنز سے فتح اپنے نام کر لی ہے۔ بھارتی شہر حیدرآباد دکن میں کھیلے گئے میچ میں نیدرلینڈز نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ گرین شرٹس نے سعود شکیل اور محمد رضوان کی نصف سینچریوں، شاداب خان، محمد نواز کی ذمہ دارانہ شراکت کی بدولت 49 اوورز میں 288 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں نیدرلینڈ نے بیٹنگ شروع کی تو اس کی پہلی وکٹ میکس اور ڈاڈو کی گری، جو صرف 5 رنز بنا کر حسن علی کو وکٹ دے بیٹھے۔ پاکستان کو دوسری کامیابی ٹاس کے سکور پر ملی۔ افتخار احمد نے کولن ایکرمن کو 17 کے انفرادی سکور پر بولڈ کر دیا تھا۔ ایشین گیمز کرکٹ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 6 وکٹوں سے ہرا کر کانسی کا تمغہ اپنے نام کر لیا ہے۔ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم نے 19ویں ایشین گیمز کے کرکٹ مقابلوں کے
की तीसरी पोजीशन के लिए खेले गए मैच में पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 विकेटों से हरा दिया। बारिश की वजह से ये मैच पहले 13 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया था। ताहम पाकिस्तान की इनिंग्स के दौरान होने वाली बारिश के सबब ये मैच 5 ओवर्स तक महदूद होकर रह गया है। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग दी, जिसने 5 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर 48 रन बनाए। बांग्लादेश को डिकवर्थ लेविस कानून के तहत नजरसानी शुदा हदफ के तहत जीतने के लिए 75 रन बनाने थे। इसके आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर 4 विकेटों के नुकसान पर बना गए। खबरें और भी शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। Basically वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मलेशिया में भारतीय शहरी की जानिब से पाकिस्तानी वर्कर को हिंदू मजहबी नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। कुछ रोज पहले वाकये की मलेशिया में वीडियो वायरल हुई थी। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मलिक वाजिद की इस रिपोर्ट में। में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आप देखा जा सकता था कि एक इंडियन मलेशियन शहरी ने किस तरह पाकिस्तानी वर्कर को पकड़ा और पकड़कर मजबूर किया कि वो एक हिंदू मजहब का नारा लगाए। तो इस पर पाकिस्तान हाई कमिश्नर, IKC और पाक मीडिया ग्रुप की कार्रवाई से गवर्नमेंट मलेशिया हरकत में आई और उस बंदे को माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया गया। तो हमारे साथ इस वक्त सज्जाद खान सैफी साहब मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि इस इक़दाम पर इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपने चंद दिन पहले एक वीडियो देखी है, गैर मुस्लिम ने हमारे मुसलमान एक भाई को ज़बरदस्ती अपने गैर मुस्लिम नारा लगवाने की कोशिश की। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हाई कमीशन पाकिस्तानी एम्बेसी का, जिन्होंने ये मामला मलेशिया गवर्नमेंट तक पहुँचाया और इसको उस बंदे को इतना मजबूर किया गया कि आज उसने माफ़ी मांग ली है, उसने अपनी गलती तस्लीम की है। तो मैं तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी के उन दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो गलत हरकतें करते हैं, मांगने के चक्कर में, किसी चक्कर में गैर महफूज जगह पे जाते हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने मुल्क का, अपनी इज़्ज़त का लाजमी ख्याल रखें, क्योंकि पाकिस्तान की इज़्ज़त है तो हमारी इज़्ज़त है। और तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी का, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हाई कमीशन तक ये मामला पहुँचाए और इस मामले को अच्छे तरीके से हल किया गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की कार्रवाई। तर्जुमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक खुफिया इत्तला पर गवादर में कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली गई। गाड़ी का पीछा करने पर मुलजमान गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। तर्जुमान के मुताबिक गाड़ी से 743 किलोग्राम चर्स और 47 किलोग्राम मैथ आइस बरामद हुई है। पकड़ी जाने वाली मनशियात की आलमी मार्केट में मालियत $21.84 मिलियन है। तालीम के मसाइल मुल्क भर में मौजूद हैं, जिन्हें दुरुस्त करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वजीर तालीम मदद अली सिंधी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के बाद तालीम का शोबा सूबों के पास है। सिर्फ 2 अदारे हायर एजुकेशन और नस्ट हमारे पास हैं। सरकारी अकाउंट्स में 5 अरब रुपए बैंक में रखे थे, इसमें से जो हम मुल्क भर के गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जानिब से स्कॉलरशिप की निगरानी की जा रही है। सिंध यूनिवर्सिटी के 90 से जायद मुस्तहिक गरीब तलबा तालिबात में 15 मिलियन के चेक तकसीम किए गए हैं। बाजोड़ में तहफ़्फ़ुज़ कुरान कमेटी के नाम से बनने वाली नौजवानों की तंजीम ज़ईफ कुरान पाक को इकट्ठा करने और इन्हें दोबारा मुरम्मत करने की खिदमत में पेश तंजीम इंतहाई ज़ईफ और आग को दफन करने के फराइज में भी मसरूफ है। तंजीम और भी किस तरह के फराइज सर अंजाम दे रही है, मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे एहसान उल्लाह खान से। जी बिल्कुल, कुरान पाक अल्लाह की तरफ से आखिरी किताब है और इसका जिम्मा जो है खुद अल्लाह पाक ने लिया है। लेकिन बाजोड़ में जो ज़ईफ कुरान पाक है उसकी हिफाजत के लिए कुछ जवान इकट्ठे हुए हैं। वो करिया करिया और घर घर जाकर वो इन कुरान पाक की हिफाजत करते हैं। उनकी तरफ चलते हैं कि वो किस तरह इनकी हिफाजत करते हैं और इसके लिए वो क्या उन्होंने क्या तरीक़ाकार अपना रखा है। हमारे पास शाहिद साहब मौजूद है। शाहिद साहब भी बताइए
ये जो जवान आपके साथ खड़े हैं, ये खिदमत कर रहे हैं, 3-4 सालों से हम देख रहे हैं ये किस तरह खिदमत है, और बाकी हमारे जो दूसरे सुनने वाले उनके लिए क्या पैगाम है? बहुत मेहरबानी एहसान भाई। इस तरह के केपी में तकरीबन 24 अजला में ये काम हो रहा है, ये तंजीम चल रहा है। तहफ़्फ़ुज़ कुरान कमेटी पाकिस्तान, ये एक तंजीम है जो अभी बाजोड़ में भी तकरीबन 4 साल से काम कर रहे। ये जवान हमारे साथ अभी कम है और बंदे भी हैं। ये काम कर रहे हैं कि मस्जिदों में, मदरसों में, स्कूलों में, घरों में कुरान ज़ईफ़ हो जाते हैं, जो काबिल पढ़ने के काबिल नहीं होते, तो वो फिर वो लेके आते हैं, अपना दफ्तर बनाया हुआ इसने, दफ्तर लेके आता है, वो जलसाजी करते हैं। जो पढ़ने के काबिल होता है वो उसके जलसाजी करते हैं, जो पढ़ने के काबिल नहीं होते तो वो फिर मुकद्दस औराक और वो कुरान मजीद जो ज़ईफ़ हो वो स्मच यानी गार, उसके लिए गार, हाँ, उसके लिए वो बनाए होते, उसमें फिर वो दफना देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से दफना देते हैं। उसको कफन पहनाते हैं, नीचे भी कफन, ऊपर भी कफन, उस पे अतर खुशबू भी लगाते हैं, फूल भी चढ़ाते हैं। और ये जवान बहुत खुशी से ये काम करते हैं और इससे तनख्वाह इसको नहीं देते हैं, न किसी से ये तनख्वाह लेते हैं, न किसी से, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए ये कुरान मजीद की खिदमत करते हैं। शुक्रिया। जिस तरह इस भाई साहब ने बताया, ये लोग जो है जवान है, ये तकरीबन 4-5 सालों से ये कुरान पाक की खिदमत में मामूर है, और मैंने पहले भी बता दिया कि करिया करिया, गाँव गाँव जाकर ये कुरान पाक को इकट्ठा करते हैं और इसके साथ जो ज़ईफ़ कुरान पाक है उसकी जिल्द बनाकर वापस मदारस और मस्जिदों में बेचते हैं। और जो ज़ईफ़ कुरान पाक पाकिस्तानी परचम थामे 60 साला शख्स पैदल हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हो गया है। 60 साला शाहजहां तकरीबन 6000 किलोमीटर से ज़ायद का सफर 7 माह में मुकम्मल करेंगे। शाहजहां पंजाब से बलूचिस्तान, कोयटा और फिर तफ्तान ईरान से होते हुए, जबकि इराक और कुवैत से गुजरते हुए सऊदी अरब में दाखिल होंगे और हज 2024 का फरीजा सर अंजाम देंगे। शाहजहां को दोस्त अहबाब की जानिब से फूलों की पत्तियों और दरूद सलाम पढ़ते हुए अलविदा किया गया। ओकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर मयारी मसाला जात की बड़ी खेप पकड़ ली। मेन सफदर गफूर टाउन में मसाला चक्की पर छापा, 750 किलो मिलावटी मसाला जात तल्फ, बदबूदार जायदुल मियाद मसाला जात बेचने पर ग्राइंडिंग यूनिट को भी 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। इस मजीद देखते हैं अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। उकाड़ा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने गैर मियारी मसाला जात की बड़ी खेप पकड़ ली। मेन सफदर गफूर टाउन में मसाला चक्की पर छापा, 760 किलो मिलावटी मसाला जात तल्फ, बदबूदार जायद अल मियाद मसाला जात बेचने पर ग्राइंडिंग यूनिट को 1 लाख रुपया जुर्माना कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने इंस्पेक्शन के दौरान गोदाम में हशरात, फंगस ज़दा और बदबूदार मसाला जात पाए गए। बदबूदार मसाला जात को फ्रेश मसाला जात के साथ मिक्स करके पैक किया जाता था। कार्रवाई के दौरान गैर मियारी मसाला जात डंपिंग साइट पर तल्फ कर दिए गए। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि पंजाब में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत हर किस्म की खुराक को चेक किया जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि खुराक के नाम पर इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वालों को रायत नहीं दी जाएगी। ऐसे दरिंदे किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन बिला तफरीक जारी रहेगा। विहाड़ी में ओबाश ने स्कूल जाती प्राइवेट स्कूल टीचर गुलाम साबिरा पर तेजाब डाल दिया। स्कूल टीचर तेजाब से शदीद झुलस गई। पुलिस के मुताबिक गली से गुजरते 2 मासूम बच्चे भी तेजाब की जद में आ गए। तेजाब फेंकने से स्कूल टीचर की आंखें शदीद मुतासिर हुई। पुलिस के मुताबिक मिट्ठू नामी मुलजिम स्कूल टीचर से शादी का ख्वाहिशमंद था। शादी से इनकार पर मुलजिम ने स्कूल टीचर पर तेजाब डाल दिया। मुलजिम मुतासरा टीचर की हमशीरा का देवर है। मुलजिम मिट्टू को शहरियों ने मौके पर पकड़कर खूब धुलाई की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन रोमान उमर की हिदायत पर गैस चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। गैस चोरों को 9 लाख रुपए के जुर्माने आयद, मीटर टेम्परिंग के 83 केस पकड़े गए। 424 सुई गैस कनेक्शन मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर मनकता किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन रोमान उमर की हिदायत पर गैस चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। चोरों पर 9 लाख रुपए के जुर्माने आयद, मीटर टेम्परिंग के 83 केस पकड़े गए। 424 सुई गैस कनेक्शन मुआहदे के खिलाफ वर्जी पर मुंतका किया गया। सुई गैस की गैर कानूनी लाइनों के 2 केसों को मौके पर पकड़ा गैर कानूनी गैस लाइन कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कराए गए। रीजनल मैनेजर सुई नॉर्दर्न गैस रोमान उमर ने
बताया कि सुई गैस सार्फिन सहूलत के लिए 7 कस्टमर सर्विस सेंटर और 11 कस्टमर सर्विस कैंप कर दिए गए हैं, जो हफ्ते और इतवार के रोज़ भी सुबह 8 बजे शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे, ताकि सार्फिन को शिकायत वसूल होने पर फौरी शिकायत का इजाला किया जा सके। सुई गैस की चोरी की शिकायत के लिए सुई गैस कंपनी के नंबर 1199 पर इतला कर सकते हैं। इतला देने वाले का नाम सफर राज में रखा जाएगा। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रेलवे लाहौर डिवीजन की तरफ से कब्जा माफिया और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब भी लाहौर डिवीजन में मुतादिद ऐसे मकामात है जहां पर रेलवे की अराजी पर कब्जा बादस्तूर कायम है। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली फरूक गड़ी शाहू पुल पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं कि डीएस लाहौर डिवीजन हनीफ गुल का कब्जा गिरोह के बारे में क्या कहना है। जी, मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ गड़ी शाहू पुल क्रॉस करके, जो शालीमार लिंक रोड भी बनती है जगह, और यहाँ मेरे अकब में तनवीर आर्केड नामी ये प्लाज़ा है, और मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि जी ये 8 मरले का है, और इसमें मुबैना तौर पर 3.5 मरले रेलवेज़ के हैं जो कब्ज़ा किया गया है, और कब्ज़ा ग्रुपों ने इसको कब्ज़ा में रखा हुआ है। 1992 से ये चल रहा है। इसमें मुबैना तौर पर रेलवे का अमला भी मुलव्वस है, जबकि 4.5 मरले जगह जो इस प्लाजे की है, वो उसमें उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो उनकी अपनी मलकीती हाजी तनवीर साहब की, लेकिन जो दूसरी है जो 3.5 मरले वो रेलवे की जगह पे कब्जा मुबैना तौर पे किया गया है। इस हवाले से हाजी तनवीर जो प्लाजे के मालिक हैं, उनका मौक़िफ़ ये है कि जी ये 8 मरले जगह है, ये इनकी मलकीती है और यही इसके असल मालिक हैं, और रेलवे की ज़मीन पर इन्होंने कब्ज़ा नहीं किया। दूसरी तरफ डीएस रेलवे हनीफ गुल की तरफ से कब्ज़ा माफिया से वागुजार कराने के लिए रेलवे की राजी ऑपरेशन किया जा रहा है, और इसी में हम ये भी कहेंगे कि वो इस पर एक्शन लें, और अगर ये वाकई 3.5 मरले रेलवेज़ के हैं तो वागुजार कराने चाहिए। इस हवाले से डीएस हनीफ गुल से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो उनका मौक़िफ़ क्या है इस सिलसिले में। जी, मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट लाहौर डिवीज़न हनीफ गुल के ऑफिस में। उनसे पूछते हैं जो इंक्रोचमेंट के हवाले से, जो कब्ज़े के हवाले से जो ऑपरेशन किया जा रहा है, उस हवाले से क्या सूरत हाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। हमें फेडरल मिनिस्टर रेलवेज़ ने हदायत जारी की हैं कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन उस हवाले से जो है ना वो सख्त इक़दामात किए जाएँ, ताकि जो रेलवे की कीमती ज़मीन है उसको वागज़ार करा के उस पर डेवलपमेंट का काम किया जा सके और उससे रेलवे के लिए रेवेन्यू जनरेट की जा सके। तो शहर के अंदर आपको पता है मुश्किल ऑपरेशन होते हैं। कल भी हमने बड़ा एक मुश्किल ऑपरेशन किया है जिसमें हमने रेलवेज़ की दुकानें वागज़ार कराई हैं। अभी थोड़ी देर में आपके साथ एक दूसरे ऑपरेशन की डिटेल भी शेयर कर दी जाएंगी जो आज हमने किया, और उसमें भी हमने सक्सेसफुली काफ़ी कीमती जगह जो है ना वो वापस ली है। तो ये हमने लॉन्ग टर्म बुनियादों पे एक डिटेल प्रोग्राम चेकआउट किया है कि ना सिर्फ लाहौर में बल्कि लाहौर डिवीज़न में जो दूसरे शहर हैं जैसे गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, वज़ीराबाद है, उकाड़ा है, रायवंड है, इन शहरों में भी जो है ना वो ऑपरेशंस किए जाएं और जो रेलवेज़ की ज़मीन है उसको रेलवेज़ के मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए। जी, गुफ्तगू सुनी हनीफ गुल साहब की। उन्होंने यही कहा है कि जी ऑपरेशन जारी रहेगा और इसमें बिला तफरीक जिन जिन लोगों ने कब्ज़ा किया उनसे ज़मीन वागुजार कराई जाएगी और किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। और इसी तरह मैं समझता हूँ कि कॉपर रोड पे, जैसे कॉपर रोड पे इन्होंने ऑपरेशन किया, बाकी भी जगह पे कामयाब ऑपरेशन जारी रहेगा और रेलवे की कीमती अराज़ी को। रफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से चौथी बैनुल-अक़वामी रिहेबिलिटेशन साइंसेज और पहली बैनुल-अक़वामी अलाइड हेल्थ साइंसेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद ने उनका खैर मुकद्दम किया। मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे कामरान अली की इस रिपोर्ट में। लाहौर के निजी होटल में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की जानिब से चौथी बैनुल-अक़वामी रिहेबिलिटेशन साइंसेज कॉन्फ्रेंस का और पहली बैनुल-अक़वामी अलाइड हेल्थ साइंसेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तकरीब में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने खसूसी शिरकत की। कहा कि आज होने वाली कॉन्फ्रेंस ने मुल्की वकार में इजाफा किया है। हमें ऐसे सेशन की जरूरत है ताकि पाकिस्तान की अहमियत को पूरी दुनिया में उजागर किया जा सके। प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद ने कहा तालीमी सरगर्मियों के साथ स्टूडेंट की सेहत पर भी तवज्जो देने की जरूरत हो। सेहतमंद मुआशरा ही कामयाब मुआशरा बन सकता है। रिफा यूनिवर्सिटी की जानिब से मुख्तलिफ तरबीती वर्कशॉपों का भी एहतमाम किया गया जिसमें मुल्की और गैर मुल्की असातिज़ा को तरबियत दी जा रही है। समझता हूँ ये हमारे मुल्क के लिए बेइंतहा खुशी की बात है कि बैरून मुल्क से 16 अफराद जिस मुल्क के बारे में मीडिया पेश करता है कि अमन नहीं है,
बेचैनी है, बड़े मसाइल हैं, अगर ये अफराद इसमें शिरकत कर रहे हैं तो ये पाकिस्तान की इमेज की एक बहुत बड़ी खिदमत है जो कॉन्फ्रेंस कर रही है। इसके साथ साथ जो प्रोफेशनल्स हैं उसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा पैदा हो गया है अब एज ग्रुप का जिसको इस बात की ज़रूरत है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ईरान, उर्दन, इंग्लिस्तान, रूस, हांगकांग और मिस्र से 23 बैनुल अक़वामी दानिशवरों ने शिरकत की। पाकिस्तान भर से तकरीबन 92 माहिरीन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खिताब किया। कॉन्फ्रेंस में 65 सेशन मुतवक्के हैं जिनमें 2400 से ज़ायद तलबा और तालिबात शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में 200 के करीब तहकीकी मुकालमे पेश किए जाएंगे। इस अजीम साइंसी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को 70 से ज़ायद मुख्तलिफ इदारों का ताउन हासिल है। कैमरामैन नुमान के सीईओ लेस्को शाहिद हैदर की ज़ेर क़यादत बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन एससी थर्ड सर्कल उमर बरार, एक्सीएन अमजद नागरा, एक्सीएन अब्दुल्ला शबीर की ज़ेर निगरानी एसपीओ ग्वाल मंडी सलाहुद्दीन और एसपीओ फतेहगढ़ माजिद अली ने अपने अपने इलाकों में बड़े पैमाने पर बासर अफराद को बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। गोगी भट्ट के भतीजे सुलेमान और उस्मान के अलावा शहजाद मुनीर और साजिद मुनीर चोरी में धर लिए गए। मुलज़िमान चोरी की बिजली कमर्शियल प्लाजा और घरों में इस्तेमाल कर रहे थे। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अपने सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी से। जी साजिद, बताइएगा। जी कोहेनूर, अब लेस्को में हम रहेंगे या बिजली चोर, ये कहना है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को का। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को शाहिद हैदर जो बिजली चोरों और नादहिंदगान पर कहरे खुदाबंदी बनकर टूट पड़े हैं, जहां गली गली, पिंड पिंड और गांव गांव बिजली चोर और डिफाल्टर्स पकड़े जा रहे थे, अब शहर में भी बड़े बासर सीनाजोर बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं। लेस्को के निडार एससी थर्ड सर्कल उमर बिलाल की जेर निगरानी सीनाजोर बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। एक्शन अमजद नागरा और एक्शन अब्दुल्ला शबीर ने दलेराना और जारहाना अंदाज में अपने अपने इलाकों में बड़े चोर धर लिए। सर्च ऑपरेशन के दौरान एसडीओ ग्वाल मंडी सलाहुद्दीन ने निस्बत रोड पर गोगी भट्ट के भतीजे सलमान और उस्मान को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया, जो कमर्शियल प्लाजा में बिजली चोरी कर रहे थे। मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इसी तरह एक्शन मुगलपुरा अब्दुल्ला शबीर ने हस्बे मामूल बड़ी दिलेरी से एसडीओ फतेहगढ़ माजिद अली और टीए यूनियनिस्ट आरिफ मंजूर ने फतेहगढ़ के इलाके फतेहगढ़ सब डिवीजन के स्टाफ के हमरा हरबंसपुरा की एसएचओ हरबंसपुरा की मुआवनत के साथ ताकतवर नादहिंदा सारिफ बरादरान शहजाद मुनीर और साजिद मुनीर के घर को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। बहुत शुक्रिया साजिद काज़मी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की 21वें कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नदीम हफीज भट्ट ने फूलों का गुलदस्ता पेश करके निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का इस्तकबाल किया। कॉन्वोकेशन में प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद खान, एमएस जना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान, फैकल्टी मेंबरान और तलबा और तालिबात की कसीर तादाद समेत फ्रेश मेडिकल ग्रेजुएट्स के वालिदैन भी मौजूद थे। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 21वें कॉन्वोकेशन में 350 तलबा और तालिबात ने फ्रेश ग्रेजुएट होने का एजाज हासिल किया। निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने नुमाया फ्रेश मेडिकल ग्रेजुएट्स के दरमियान गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल्स और तारीफी असनाद भी तकसीम किए। कमिश्नर लाहौर व डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत एलडीए सिटी और एलडीए एवेन्यू 1 के बारे में इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में डायरेक्ट एवेन्यू 1 रेहान अतर और डायरेक्टर एलडीए सिटी खुरम यकूब ने उनको ब्रीफिंग दी। इजलास में एलडीए एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में जारी तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में कब्जा माफिया, गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ ठोस बुनियादों पर इकदाम करने की हिदायत भी की गई। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में कमर्शियल सरगर्मियां बढ़ने से सरमायाकारी के नए मौके पैदा हुए हैं। एलडीए एवेन्यू 1 और जुबली टाउन के रहायशियों को सहूलियात व सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा।
पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा ने कहा है कि रूल ऑफ लॉ और पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम करा जाए, जो साफ शफाफ इलेक्शन से ही मुमकिन है। पीपल सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था 18 अक्टूबर को लाहौर में जलसा होगा, जिसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं राना इरफान हैदर की इस रिपोर्ट में। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तजा ने चौधरी असलम गिल, राना जमील मंच, राना अशर, उमर शरीफ बुखारी, सोनिया खान, शाहिदा जबी, अमजद जट, साहिद जुल्फिकार, यासिर बारा, एहसन रिजवी, आयशा गौरी, ईशान शामी समेत दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आवाज़ जो है वो मासेस तक पहुंचती है, आम आदमी तक पहुंचती है। और आज हमारा आपको यहाँ बुलाने का जो मकसद था, 18 अक्टूबर का महीना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये बड़ा ही भारी महीना था। इस महीने के अंदर हमारे जो बीबी तशरीफ़ लाई 18 अक्टूबर को कराची के अंदर, और कारसाज के मुकाम पर जो एक सानिया हुआ, धमाका हुआ, उसमें हमारे सैकड़ों कारकुन मारे गए। मैं नहायत अफसोस के साथ ये बात कहूँगा कि उस धमाके के अंदर भी अक्सरियत जो थी वो एक आम आदमी था, एक सियासी कारकुन था, जिस कारकुन की वजह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपना सियासी सफ़र तय करती हैं, और वो हमेशा निशाना बनता है ऐसी बर्बरियत का, जुल्म का, इंतहा पसंदी का, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। वो गुमनाम कब्रें आज भी इस बात की शहादत देती हैं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो महज एक सियासत नहीं है, बल्कि उसमें एक आम आदमी से लेकर इसकी क़यादत तक का खून शामिल है। किसी के खिलाफ उसने दुश्मनी नहीं की, उसके खिलाफ वो खुद कश हमलावर खुद ही हो गया अपने ऊपर ही। और जो कुर्बानियों की बात करते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, वो कुर्बानियाँ ये होती है जो पीपल्स पार्टी देती है। उन्होंने मजीद कहा जो पार्टियां इलेक्शन इल्तवा कराना चाहती हैं वो भूल का शिकार हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी के सवाल पर उन्होंने दुआए सेहत करते हुए कहा कि शायद वो ना आ सकें। अगर नैब के केसेस वहां से शुरू हो जहां से खत्म हुए थे, तो इलाज भी वहीं से शुरू होगा जहां से रुका था। कैमरामैन राना अवैस के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। महकमा मौसमियात ने स्मोक के हवाले से लाहौर के शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजाती है। इसके बावजूद महकमा माहौलियात आलूदगी पर काबू पाने में नाकाम नजर आता है। महकमा माहौलियात के इंस्पेक्टर सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर उस्मान मुगल से, जो इस वक्त तुर्की रोड पर मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए फजाई आलूदगी की तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक चनाब के नाम से जो मशहूर मिल है वो किस तरीके से फजाई आलूदगी का सबब बन रही है। यहाँ पर महकमा माहौलियात की जो शाही सवारी थी वो पास से गुजर गई, लेकिन यहाँ पर कार्रवाई करना दोबारा तक ना की। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तुर्की रोड पर, जो दूसरी तरफ वाघा टाउन की हदूद है। इन तमाम अगर चारों तरफ अगर नज़र घुमाई जाए तो यहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, री रोलिंग फर्नेस और पायरोलेस प्लांट, उन्होंने फजाई आलूदगी को अपनी लपेट में ले रखा है। तो स्मोक जो है वो आने में सिर्फ 2 या 3 रोज़ ही बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही लाहौर की फ़ज़ा को इन फैक्ट्री मालिकान ने आलूदा कर दिया है, जो कार्बन और टायर का सरेआम इस्तेमाल करते हुए फजाई आलूदगी फैला रहे हैं। जी, सीसीपी ऑफिस में शोधाए लाहौर पुलिस के बच्चों में तालीमी वज़ाइफ के चेक तकसीम करने की तकरीब मुनक़िद की गई। सीसीपी लाहौर की हिदायत पर एसएसपी एडमिन ने शोधा के बच्चों में वज़ाइफ तकसीम किए। 16,44,568 रुपए मालियत के तालीमी वज़ाइफ के चेक तकसीम किए गए। तालीमी वज़ाइफ हासिल करने वालों में मैट्रिक से लेकर PhD के तलबा शामिल थे। एसएसपी एडमिन का कहना था वेलफेयर फंड्स का ज्यादा हिस्सा बच्चों की तालीम पर खर्च किया जा रहा है। हम सबको बच्चों की तालीम पर खसूसी तवज्जो देना होगी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।